So hello friends, today we would move ahead and talk about more details about the chapter that is the reproduction in flowers, and we are talking about how do they reproduce sexually. ठीक है. सो प्रीवियस लेक्चर में बात किया था कि ये डायग्राम आपने बना लिया होगा. ओके, तो बात करी थी चैलोजोगेमी के बारे में, मेसोगेमी के बारे में और पोरोगेमी के बारे में. चैलोजोगेमी इज when the pollen tube enters the ovule through the chalaza. Mesogamy is when the pollen tube enters the ovule through the integuments, and porogamy is when the pollen tube enters the ovule through the micropylar end. ठीक है. अब क्या होने वाला, तो बात तो हो चुकी थी कि यार जो एंडोस्पर्म बना है, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होने वाला है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने वाला है, तो किस तरीके से होने वाला है उसको डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है. सो एम्ब्रियो दैट इज गोइंग टू बी n+n, क्योंकि यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन हुआ है. सो एम्ब्रियो इज गोइंग टू बी n+n, और जो एंडोस्पर्म होता है दैट इज ट्रिप्लॉइड. जो एंडोस्पर्म बनता है दैट इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड. किस तरीके से बनता है विल टॉक अबाउट इट. ठीक है. सो लेट्स मूव अहेड. अच्छा, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू कि जो पोलन ट्यूब की एंट्री है, whether it's from the मेसोगेमी है, पोरोगेमी है या फिर चैलाजोगेमी है, तो एंट्री वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो रिक्वायर्ड है दैट इज बोरोन. ओके, बोरोन हेल्प्स इन द एंट्रेंस ऑफ द पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल. ठीक है, बोरोन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो लेट्स मूव अहेड. सो आई विल बी ड्रॉइंग द ओव्यूल अगेन. फर्टिलाइजेशन हो चुका है. फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद जो एंटीपोडल सेल्स है, साइनर्गीड्स है, दे आर गोइंग टू डिग्रेड. ठीक है, वो उनका काम खत्म हो चुका है, सो दे आर गोइंग टू डिग्रेड. तो विल ड्रॉ द डायग्राम ओव्यूल वाला. ठीक है, इस तरीके से बाजू में इंटेग्यूमेंट्स आ जाएंगे. वो सब डिटेल्स अपन पहले कर चुके हैं, सो ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा. यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन होगा दिस इज गोइंग टू बी द न्यूसेलस वाला पोर्शन. दिस इज द न्यूसेलस वाला पोर्शन आ गया. दिस इज यहाँ पे चलाजा है, यहाँ पे माइक्रोपाइल है. ओके, और ये आपका एम्ब्रियोसेक वाला पोर्शन. दिस इज द एम्ब्रियोसेक. ठीक है. अब क्या हुआ था, फर्टिलाइजेशन हो गया था, तो यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक सेल है, और यहाँ पे जो अपना बीच में पोलार सेल था उसको भी कंसिडर कर लेते हैं. सो दिस इज ट्रिप्लॉइड. यहाँ पे 2 और यहाँ पे सिंगल. एक मेल गैमेट आता है यहाँ पे. सो एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होता है और एक मेल गैमेट यहाँ पे फ्यूज होता है, जिसकी वजह से दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म एंड दिस इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू अ डिप्लॉइड एम्ब्रियो. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द एंडोस्पर्म आई विल टॉक अबाउट द एम्ब्रियो कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है. ठीक है. सो अभी जो भी डिवीजन होगा ना दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस. मेयोसिस तो होने नहीं वाला, माइटोसिस ही होगा. तो मैं इसके डेवलपमेंट की बात करना, उसको अपन लेटर ऑन डिस्कस करते हैं. तो माइटोसिस होगा. ठीक है. तो आई विल रब दिस डाउन फर्स्ट. सो दिस इज ऑल गोइंग टू हैपन इन द एम्ब्रियोसेक. तो जब माइटोसिस होता है, जो अपना पहला एग बना है, एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो का जब माइटोसिस होगा, सो जाइगोट का माइटोसिस होगा. सो 2 सेल्स बनते हैं. वन इज गोइंग टू बी द बिगर, अनदर इज गोइंग टू बी द स्मॉलर. वन इज गोइंग टू बी बिगर, अनदर इज गोइंग टू बी स्मॉलर. दिस सेल here is termed as the बेसल सेल. इसे कहा जाता है बेसल सेल और इसे कहा जाता है एपिकल सेल. ओके, दिस कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज द एम्ब्रियोनल सेल, क्योंकि ये आगे जाके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करने वाला है. ओके, एंड दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द साइनोगीड्स. ठीक है. I'll reverse this down. जो डिवीजन है माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, उसमें वी हैव बिगर सेल एट द माइक्रोपाइलर रीजन. ओके, माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ बड़ा सेल होगा और छोटा सेल जो होगा ना वो टुवर्ड्स दी चलाजा वाला पोर्शन होगा या अंदर की तरफ होगा. ठीक है. तो जो बड़ा वाला सेल बना है विच इज एट द माइक्रोपाइल वाला पोर्शन, दैट इज टर्म्ड एज द बेसल सेल. बेस पे है ना, तो इसे बेसल सेल कहा जाएगा.
इसे साइनोगेट सेल भी कहा जा सकता है, बिकॉज ये आगे आगे जाके साइनोगीड्स या सस्पेंसर्स बनाने वाले। ओके, और ये वाला जो सेल है जो छोटा मैंने दिखाया, दिस इज टर्म्ड एज द एपिकल सेल, जिसको एम्ब्रियोनल सेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट माइटोसिस। जो जाइगोट बना था, जाइगोट का फर्स्ट माइटोसिस हुआ और जिसकी वजह से अपन को दो सेल मिले, एक बड़ा है माइक्रोपाइल रीजन की तरफ है और दूसरा चलाजा वाले रीजन की तरफ है। जो बड़ा वाला है दैट इज टर्म्ड एज द बेसल सेल एंड जो छोटा वाला है दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज द एपिकल सेल। दोनों ही डिप्लॉयड है। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट स्टेज। अब क्या होगा, माइटोसिस रिपीटेटिवली होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। अब ये जो बेसल सेल है ना, आप देख सकते हो ये माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ है दोनों सेल्स। अगर यहाँ पे एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा तो देयर इज अ चांस कि जो एम्ब्रियो बनेगा ना, वो एम्ब्रियो यहाँ बाहर आ जाएगा, इट वुड कम आउट ऑफ द माइक्रोपाइल। दिस शुड नॉट हैपन। ओके, द एम्ब्रियो हैज टू बी इनसाइड द एम्ब्रियो सेट। ये जो पूरा स्ट्रक्चर है जिसे अपन एम्ब्रियो सेट बोल रहे हैं ना, तो एम्ब्रियो सेट के अंदर रहना चाहिए ना। अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट इस बाजू होने लग गया तो यार एम्ब्रियो के सेल्स बाहर आ जाएंगे, एम्ब्रियो सेट में नहीं रहेंगे। इसी वजह से जो बेसल सेल्स होते हैं ना, व्हाट दे डू इज दे पुश द एम्ब्रियो टुवर्ड्स द इनर साइड, वो सेंटर में लेके आते हैं एम्ब्रियो को। जो ग्रोइंग एम्ब्रियो होगी ना, उसको सेंटर में लेके आने का काम करेंगे बेसल सेल्स। ठीक है, तो अब मैं पूरा स्ट्रक्चर रिपीट नहीं करूंगा, विल स्टार्ट फ्रॉम द बेसल सेल एंड द एपिकल सेल्स, जो एम्ब्रियो सेल के अंदर हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया क्या बोला मैंने, कि एम्ब्रियो को अंदर की तरफ पुश करना है, तो इसको अंदर की तरफ पुश करने के लिए बेसल सेल्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल। तो अब क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन चलता रहेगा। सो माइटोटिक डिवीजन चल रहा है, तो जो बेसल सेल्स थे, ओके, सो बेसल सेल में माइटोटिक डिवीजन चालू रहेगा, तो दिस इज गोइंग टू बी बिगर सेल, और ये क्या करेगा, दूसरे सेल्स का फॉर्मेशन करेगा, दूसरे सेल्स का फॉर्मेशन होता जाएगा। और उसी टाइम पे जो एपिकल सेल है या फिर एम्ब्रियोनल सेल है वो भी माइटोसिस करेगा, और वो माइटोसिस करेगा, ठीक है, और वो दो सेल में डिवाइड हो जाएगा। ओके, सो आप देख रहे हो दिस इज द बेसल सेल, दिस आर द न्यू सेल, सस्पेंसर्स को बोल सकते हैं, और इसके ऊपर जो सेल्स बने एपिकल सेल के जो पार्ट है, ओके, सो दोज आर द एपिकल सेल्स। तो ये जो स्टेज है उसको लेबल कर लेते हैं फिर से, दिस इज द बेसल सेल, ये सस्पेंसर का फॉर्मेशन हो रहा है। इसकी वजह से आप देखोगे ना कि एम्ब्रियो जो अंदर की तरफ पुश हो गई, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ दिस सेल्स, जो एपिकल सेल है वो यहां सेंटर की तरफ आ जाएगा। ठीक है, सो एंड दिस इज गोइंग टू बी द एपिकल सेल्स। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द टू सेल स्टेज। ये जो स्टेज है इसे कहा जाता है टू सेल स्टेज ऑफ द एम्ब्रियो। ठीक है, अब और फर्दर डिवीजन होने लगेगा, तो मैं एपिकल सेल्स की बात करता हूं, तो एपिकल फिर से डिवाइड करेंगे और 2 से 4 में हो जाएंगे। थोड़ा डिवीजन यहां पे भी होगा माइटोटिक। ठीक है, तो ये जो स्टेज है दिस इज द एपिकल सेल, दिस इज द 4 सेल स्टेज, दिस इज द 4 सेल स्टेज। ठीक है, ये एपिकल सेल्स है, आप यू कैन इमेजिन दिस इज नाउ इन द सेंटर पोर्शन। अब ये इस तरीके से ग्रो करने वाले एपिकल सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होता रहेगा और वो इस तरीके से ग्रो करते रहेंगे। और ये जो है ये सस्पेंसर्स है। सस्पेंसर में वाला सेल जो ग्रोइंग एम्ब्रियो को, क्योंकि ये चीज एम्ब्रियो बनाने वाली है ना, इससे अटैच है, तो दैट इज टर्म्ड एज हाइपोफाइसिस, दैट इज टर्म्ड एज हाइपोफाइसिस। और ये वाला जो सेल जिसको मैं बेसल सेल बोल रहा था, दिस इज नाउ टर्म्ड एज द होस्टोरियल सेल, कैन बी टर्म्ड एज द होस्टोरियल सेल और द होस्टोरी, दिस बिगर सेल जो यहां पे था पहले। ठीक है, और ये पूरा क्या हो गया, दिस इज गोइंग टू बी द सस्पेंसर वाला पोर्शन। ठीक है, this is going to be the suspensor portion. So we have the 2 cell stage, we started from this, okay, then we have the 2 cell stage, then we have the 4 cell stage, और 4 cell stage के बाद फिर से डिवीजन होगा, 8 cell stage आएगा। ठीक है, तो I'll rub this down। So we would have the मैं फिर से दिखा देता हूं नीचे की तरफ, विल ड्रॉ दी होस्टोरियल सेल विच इज बिगर, देन वी हैव दी स्मॉलर वन सस्पेंसर सेल्स। ठीक है, एंड देन वी वुड हैव
द डिवीजन विद द एपिकल सेल, जो ऑलरेडी 4 थे, अब फर्दर डिवीजन होने की वजह से ये 8 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना। सो ईच वन ऑफ देम इज अ सेल नाउ। ये एक सेल हुआ, ये एक सेल है, 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 ये एक सेल है और ये एक सेल है, ठीक है। ये आपके सस्पेंसर वाले सेल्स आ गए, नीचे की तरफ पोस्टोरियल सेल है। नाउ यहां पे मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं कि ये जो स्टेज है दिस इज द 8 सेल स्टेज, क्योंकि जो यहाँ पे एम्ब्रियोनल सेल्स है वो कौन से है, 8 सेल में आ चुके हैं। सो दिस इज टर्म्ड एज द 8 सेल स्टेज, और वी कैन आल्सो टर्म इट एज द ग्लोब्यूलर स्टेज। क्या बोलेंगे, ग्लोब्यूलर स्टेज, ठीक है। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां पे याद रखनी है दैट इज कि दिस इज द सस्पेंसर। सस्पेंसर के बाद का ये वाला जो सेल है, ये सस्पेंसर का ही जो सेल है जो ग्रोइंग एम्ब्रियो के साथ अटैच्ड है या एपिकल सेल के मास के साथ अटैच्ड है, दैट इज टर्म्ड एज हाइपोफाइसिस। ओके, दैट सेल इज टर्म्ड एज द हाइपोफाइसिस, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है, तो ये 1 2 3 4 ये जो सेल्स दिख रहे हैं ना यहां पे, मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, चलो दिस, ये 4 जो सेल्स है ये फर्दर डिवाइड करने वाले, फर्दर माइटोसिस होगा, और ये क्या बनाने वाले वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये बनाने वाले हैं, दे आर गोइंग टू फॉर्म दी रूट, या फिर आई यूज द टर्म दे विल फॉर्म दी रेडिकल। रेडिकल is going to form the root and it is going to form the, what do you call, coleoptile. Okay, ठीक है। कोलियोप्टाइल से बेटर आई पुट द टर्म हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल अपन दिखाएंगे कहां पर आ रहा है, ओके। हाइपोकोटाइल के ऊपर एपिकोटाइल होता है, एपिकोटाइल के ऊपर प्लूम्यूल होता है, ठीक है। सो वी हैव द रेडिकल, मतलब ये वाला जो पोर्शन है नीचे की तरफ, द वन विच इज अटैच्ड टू द सस्पेंसर या फिर हाइपोफाइसिस से जो अटैच्ड है, वो फ्यूचर में जाके क्या बनाने वाला है, रेडिकल बनाने वाला है और हाइपोकोटाइल बनाने वाला है। और ये जो सेल्स है ऊपर की तरफ, इसको ब्लैक कर देते हैं, ये 4 सेल जो है यहाँ पे, ये 4 सेल भी डिवाइड करेंगे, ये भी माइटोसिस करेंगे, ऊपर के 4 सेल्स, ओके। ऊपर के 4 सेल मतलब एम्ब्रियो सेल के सेंटर में ऊपर की तरफ, ये क्या बनाने वाले हैं, सो दे आर गोइंग टू फॉर्म दी प्लूम्यूल, ठीक है, एंड कोटलीडोन, ठीक है। ये याद रखना है, जो एम्ब्रियो का पोर्शन हाइपोफाइसिस से अटैच्ड है वो बनाने वाला रेडिकल और हाइपोकोटाइल, और जो पोर्शन सबसे टॉप पे 4 सेल्स, ओके, वो आगे जाके बनाने वाले प्लूम्यूल। प्लूम्यूल इज गोइंग टू बी द फ्यूचर शूट, प्लूम्यूल फ्यूचर शूट बनाता है, रेडिकल फ्यूचर रूट बनाता है, एंड कोटलीडोन्स, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। अभी हाइपोफाइसिस क्या बनाता है, तो हाइपोफाइसिस देखो यहां से रेडिकल से रूट बनने वाली है ना, तो ऐसा कहा जाता है दिस इज गोइंग टू फॉर्म द रूट कैप। जो रूट कैप होता है ना वो फॉर्मेशन करने वाला है हाइपोफाइसिस, ठीक है। सो दिस इज द ग्लोबुलर स्टेज आ गया। अब ग्लोबुलर स्टेज के बाद देखो वी स्टार्टेड विद द 2 सेल स्टेज, देन द 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज व्हिच इज टर्म्ड एज द ग्लोबुलर स्टेज, ओके। इसके बाद वी हैव द फर्दर डिवीजन होता जाएगा। सो वी हैव द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, ओके। उसके बाद आता है टॉर्पीडो स्टेज एम्ब्रियो, एंड देन कम्स द मैच्योर एम्ब्रियो, ठीक है। तो फर्स्ट इज 2 सेल, 4 cell, globular or the 8 cell, then comes the heart shape, then comes the torpedo shaped, and then comes the matured embryo, ठीक है। तो मैं वो भी दिखा देता हूं, मैं रब कर रहा हूं। सो 2 cell स्टेज वाला रब कर रहा हूं, 4 cell स्टेज रब कर रहा हूं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द नीड पॉइंट ऑफ व्यू कि यार प्लूम्यूल और कोटिडोन का फॉर्मेशन ये वाले सेल्स करने वाले अपर पोर्शन के, और रेडिकल और हाइपोकोटाइल का फॉर्मेशन वो सेल्स करेंगे जो हाइपोफाइसिस से अटैच्ड है या सस्पेंसर वाले पोर्शन से अटैच्ड है, ठीक है। सो फर्दर देख लेते हैं कि यार क्या चेंजेस आने वाले। तो अभी मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट बात तो मैंने कर ली यहां पे, उसमें छोटे डायग्राम्स दिखा देता हूं, ओके। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक इस तरीके से चेंजेस आने वाले, दिस आर गोइंग टू बी द सेल्स,
सो दिस इज द हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। उसके बाद फर्दर डिवीजन हो रहे हैं, माइटोसिस डिवीजन। ये तो हॉस्टोरियल सेल है, ये आपका हाइपोफाइसिस वाला सेल है। अब इसमें थोड़ा और चेंजेस आएगा। जो हार्ट शेप मैंने बनाया था उसमें फर्दर चेंजेस आएगा थोड़ा सा, ठीक है। दिस इज द टॉर्पीडो स्टेज, दिस इज द टॉर्पीडो स्टेज। फर्दर माइटोटिक डिविजन्स होने लगेंगे। ये सब एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है। फर्दर माइटोटिक डिविजन्स की वजह से और ग्रोथ होगी। ठीक है। सो ये जो स्टेज आया, दिस इज द फाइनल स्टेज, जिसे मैच्योर एम्ब्रियो कहा जा सकता है, जिसे मैच्योर एम्ब्रियो कहा जा सकता है। सो दिस इज द ग्लोबुलर के बाद है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो, देन वी हैव द टॉर्पीडो शेप्ड एम्ब्रियो, ओके, देन वी हैव द मैच्योर्ड एम्ब्रियो, दिस इज द मैच्योर्ड वन। ठीक है। तो यहां पे भी अपन लोकेट कर लेते हैं। ये सब चीजें जो है बाद में डिग्रेड हो जाने वाली है, ये काम में आने वाला है, बिकॉज दिस इज द हाइपोफाइसिस और द हाइपोफिसियल सेल, जो क्या बनाने वाला है, दिस इज गोइंग टू फॉर्म दी रूट कैप। ये रूट कैप बनाने वाला है, ठीक है। तो रूट कैप के ऊपर वाला जो पोर्शन है, मतलब इस पोर्शन को मैं कंसिडर कर सकता हूं, दिस इज गोइंग टू फॉर्म द रूट, ओके। उसके ऊपर वाला जो पोर्शन है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म दी हाइपोकोटाइल। क्या फॉर्म करने वाला है? हाइपोकोटाइल फॉर्म करने वाला है। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज गोइंग टू बी फॉर्मिंग द फ्यूचर शूट। तो यहां पे मैं प्लूम्यूल लिख देता हूं। और ये दो जो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखा रखे ना, दिस आर गोइंग टू फॉर्म दी कोटलीडोन। मैंने दो कोटलीडोन्स दिखा रखे हैं यहाँ पे। सो दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो इन अ डाइकोटलीडनस प्लांट। यहाँ पे मैंने दो कोटलीडोन्स दिखा रखे हैं ना, सो दैट मीन्स दिस इज, आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द डाइकोटलीडनस प्लांट। क्लियर है? So we talked about the 2-cell stage, then the 4-cell stage, then the 8-cell stage or the globular stage, then the heart-shaped embryo, then the torpedo stage embryo, and at the last we have the matured embryo. So matured embryo में मैंने पोर्शन दिखा दिए। ये वाला जो पोर्शन है तो डिग्रेड हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू गेट डिग्रेडेड। बचेगा क्या? ये वाला पोर्शन, ये जो सेल था ये बचेगा, क्योंकि ये रूट कैप का फॉर्मेशन करने वाला है, ठीक है। उसके ऊपर का जो पार्ट है जो एपिकल सेल से बना है, दैट इज गोइंग टू बी दी फॉर्मिंग द रूट, हाइपोकोटाइल, प्लूम्यूल एंड द कोटलीडोन्स, ठीक है। सो यहाँ पे दो कोटलीडोन्स मैंने दिखा रखे, सो दैट मीन्स दिस इज अ डाइकोटलीडनस प्लांट। जनरली एम्ब्रियो को स्टडी करने के लिए जो प्लांट यूज किया जाता है, ओके, दैट इज कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। क्या नाम है इस प्लांट का? कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस। जनरली डाइकोटलीडनस प्लांट में एम्ब्रियो स्टडी करना है तो जो प्लांट यूज किया जाता है दैट इज कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, जिसको जनरल टर्म्स में, नॉर्मल टर्म्स में कहा जाता है शेपर्ड्स पर्स। द प्लांट जनरली इज टर्म्ड एज द शेपर्ड्स पर्स, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियो। पॉज द वीडियो एंड कॉपी डाउन द डिटेल्स, ठीक है। दिस पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द प्लांट ऑल्सो कॉम्पिटेटिव के हिसाब से पूछा भी जाता है किसमें स्टडी किया जाता है, तो आप बोल सकते हो कैप्सुला बुर्सा पेस्टोरिस, ठीक है। सो आई रब इट डाउन एंड नाउ विल टॉक अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द एंडोस्पर्म। सो एंडोस्पर्म की बात करते हैं। एंडोस्पर्म इज द न्यूट्रिटिव पार्ट एंड इट इज द न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो अपने दिखाया ना, इसके लिए जो न्यूट्रिशन है दैट इज गोइंग टू बी सप्लाइड बाय द एंडोस्पर्म एंड एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी ट्रिप्लॉइड। एंडोस्पर्म इज गोइंग टू बी द ट्रिप्लॉइड, ठीक है। सो एंडोस्पर्म वाला टॉपिक भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विल स्टार्ट विद द सेल, जो पोलार सेल था, ओके, जिसमें दो
फीमेल न्यूक्लियस अवेलेबल थे और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस आया था, ठीक है, दिस इज द न्यूक्लियस। ओके, सो ये जो न्यूक्लियस है इसे कहा जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म nucleus. It is termed as primary endosperm nucleus. That is pen. That is pen. और ये जो सेल है that is termed as the primary endosperm cell. This is primary endosperm cell और उसका जो न्यूक्लियस है which is triploid 3n मेंशन कर देते हैं अपन यहाँ पे, it is going to be triploid. Okay, that is the pen, that is primary endosperm nucleus. Now what happens is there is mitosis taking place, but mitosis is taking place at the nuclear level. Nucleus का ही mitosis हो रहा है। ये जो पूरा सेल है, it is going to remain intact, ये as it is रहेगा, अंदर न्यूक्लियर डिवीजन होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो, काफी सारे माइटोटिक डिवीजन हो गए और काफी सारे माइटोटिक डिवीजन की वजह से काफी सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होगा अंदर की तरफ, ओनली द न्यूक्लियस, ठीक है। तो काफी ये पूरा इंटैक्ट है, दिस इज वन सेल जिसको आपने प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोला था, और उसके अंदर का जो न्यूक्लियाई है वो क्या कर रहा है, माइटोटिक रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन कर रहा है। आई यूज द टर्म रिपीटेटिव माइटोसिस ऑफ न्यूक्लियस। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाने की वजह से अब धीरे धीरे वन मोर थिंग दैट स्टार्ट्स हैपनिंग इज न्यूक्लियस जो पेरिफेरी पे है उनके ऊपर साइटोप्लाज्मिक डिपोजिशन और सेल वॉल का फॉर्मेशन होने लगेगा। मतलब ये जो न्यूक्लियाई बने थे, ओके, ये सब न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये एक्यूमुलेशन होता रहेगा, इट वुड स्टार्ट, एक्यूमुलेशन होना चालू होगा फ्रॉम दी पेरिफेरी, मतलब जो न्यूक्लियाई पेरिफेरी की तरफ थे उनके आजू बाजू में साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन होने लगेगा, सेल वॉल बनने लगेगी, और ये एक्यूमुलेशन धीरे धीरे मूव करेगा अंदर की तरफ। दिस इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स दी इनर साइड एज वेल, ठीक है। मतलब एट ए टाइम नहीं हो जाएगा, सब न्यूक्लियस के आजू बाजू में साइटोप्लाज्म एकदम से एक साथ में एक्यूमुलेट नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी स्लोली, ठीक है। सो फर्स्ट द पेरिफेरी, फिर धीरे धीरे इट वुड मूव टू द इनर साइड। There are going to be thousands of nuclei and afterwards thousands of cells. तो ये जो फॉर्मेशन हो रहा है जहां पे न्यूक्लियाई के आजू बाजू साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो गया ना, सो दोज आर टर्म्ड एज दी साइटोप्लाज्मिक एंडोस्पर्म, दैट इज दी साइटोप्लाज्मिक एंडोस्पर्म। और जो न्यूक्लियाई जो सेंटर में है जिनके आजू बाजू अभी तक साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है, दोज आर टर्म्ड एज दी फ्री एंडोस्पर्म, दोज आर टर्म्ड एज दी फ्री एंडोस्पर्म, ठीक है, जिनके आजू बाजू साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन नहीं हुआ है। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली क्या होगा कि बीच में भी सब साइटोप्लाज्म का एक्यूमुलेशन हो जाएगा और बीच वाले जो न्यूक्लियाई थे वो भी किसमें, सेल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तब जाके ये पूरा क्या बन जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी टर्म्ड एज दी एंडोस्पर्म, गेटिंग इट। अभी काफी बार क्या होता है, जैसे कि कोकोनट है और एंड कैस्टर है, जनरली एंडोस्पर्म किसके लिए होता है, डेवलपिंग एम्ब्रियो के लिए होता है, ठीक है। बट कोकोनट और कैस्टर में क्या होता है कि जो एंडोस्पर्म है ना वो पूरा यूटिलाइज नहीं हो पाता, देयर इज सम अमाउंट ऑफ फ्री एंडोस्पर्म, और वी कैन ऑल्सो टर्म इट एज द लिक्विड पोर्शन और द लिक्विड एंडोस्पर्म अवेलेबल इन द कोकोनट एंड द कैस्टर। जो नारियल पानी आप पीते हो ना, सो नारियल पानी का जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है दैट इज द फ्री एंडोस्पर्म व्हिच इज इन द लिक्विड फॉर्म, और जो मलाई वाला पोर्शन आप देखते हो दैट इज द साइटोप्लाज्मिक एंडोस्पर्म, दैट इज द साइटोप्लाज्मिक एंडोस्पर्म। सो वी नीड टू रिमेंबर द एग्जांपल्स कोकोनट एंड कैस्टर। कैस्टर में क्या होगा, लिक्विड या फ्री एंडोस्पर्म आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पी की बात करते हो, मटर की बात करते हो, तो मटर वाले केस में क्या होता है कि पूरा के पूरा जो एंडोस्पर्म होता है ना दैट इज बीइंग यूटिलाइज्ड, तो वो आपको मैच्योर पी प्लांट में, पी सीड्स में देखने को नहीं मिलेगा, क्लियर है। तो ये जो एंडोस्पर्म बना है, सो दिस इज इवेंचुअली गोइंग टू लुक लाइक दिस,
काफी सारे सेल्स आ जाएंगे अंदर, क्योंकि जितने भी फ्री न्यूक्लियाई बने थे उनके आजू बाजू साइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हो जाएगा, and they're going to be full with thousands of cells. They're going to be filled with the thousands of cells. So this is the endosperm. ठीक है, अभी कंपेटिटिव लेवल के हिसाब से मैं बोलूं तो ये जो एंडोस्पर्म है ना, दिस एंडोस्पर्म इज स्पेसिफिकली टर्म्ड एज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. कौन सा एंडोस्पर्म है ये? दिस इज न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. क्योंकि यहां पे जो डेवलपमेंट हुआ, इट वॉज लाइक कि पहले न्यूक्लियस का माइटोसिस हुआ, न्यूक्लियस का नंबर बढ़ा, और फिर उसके बाद हर एक न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में साइटोप्लाज्मिक एक्यूमुलेशन हुआ. सो दैट इज द रीजन वी टर्म इट एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दूसरा जो एंडोस्पर्म आता है, दैट इज टर्म्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. दैट इज टर्म्ड एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. सो आई रब दिस डाउन एंड विल टॉक अबाउट द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. वी हैव हेलोबियल एंडोस्पर्म एज वेल. तो उसको दिखा देते, विल डिवाइड. चलो ठीक है, इस तरीके से डिवाइड करता हूं. सो वी हैव इनिशियली वी हैव दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ओके, एंड दिस प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस वुड, आई शो डॉट. प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस का क्या होगा? माइटोसिस होगा, काफी सारे न्यूक्लियस बनेंगे और ये पूरा फिल्डअप हो जाएगा. और फिर क्या होगा? जितने भी न्यूक्लियस बने थे उनके सराउंडिंग में अब साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा. उनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो जाएगा एंड दे वुड बिकम इंडिविजुअल सेल्स, जो अभी अपन ने पढ़ा. एंड वी टर्म्ड इट एज द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. उसको अपन ने नाम दिया न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, दिस आर ऑल द न्यूक्लियस. अब मैं जो बता रहा हूं दैट इज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. अब सेल्यूलर एंडोस्पर्म में क्या होता है? Along with the nuclear division, cytoplasmic division भी होता है. That means we have a cell, primary endosperm nucleus, primary endosperm cell. It divides into two. मतलब ये दो में डिवाइड हो, मतलब I get two cells. These are two cells. ये एक पूरा सेल है और ये एक पूरा सेल है. ठीक है, अब क्या होगा? फर्दर माइटोटिक डिवीजन चलते रहेगा इसमें. तो 1 2 2 से 4 और लेटर ऑन इट्स गोइंग टू बी लाइक 1 2 3 4 5, काफी सारे सेल्स बन जाएंगे. मतलब यहां पे अलॉन्ग विथ न्यूक्लियर डिवीजन सेल्यूलर डिवीजन भी हो रहा है. मतलब सेल्यूलर फॉर्मेशन साथ साथ में चल रहा है. यहां पे आप क्या देख रहे थे? पहले सब न्यूक्लियाई डिवाइड हो गए माइटोसिस के थ्रू और फिर जाके साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हुआ. यहां पे क्या हुआ? सेकेंड स्टेज से ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दो सेल्स बन गए. तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि सेल्स आर फॉर्म्ड along with न्यूक्लियर डिवीजन. जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा, याद रखना है, जैसे जैसे न्यूक्लियर डिवीजन होता जाएगा वैसे वैसे सेल का फॉर्मेशन भी होता जाएगा. सो दिस इज टर्म्ड एज व्हाट एंडोस्पर्म? दिस इज टर्म्ड एज दी सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है, अब यहां पे क्या बोलेंगे? यहां पे सिर्फ न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और जब न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगा, काफी सारे न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद एक्यूमुलेशन होगा. तो यहां पे क्या मेंशन करेंगे? cells are formed after nuclear division has taken place. न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाने के बाद सेल का फॉर्मेशन होगा. यहां पे सेल का फॉर्मेशन साथ में होता जाएगा. ठीक है, सो दिस इज जो अपन ने बनाया, दिस इज दी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. दिस इज पहला वाला इज दी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म. ठीक है, अब एक और देख लेते हैं, दैट इज टर्म्ड एज द हेलोबियल एंडोस्पर्म. ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग. सो विल स्टार्ट विद द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल. ये रहा अपना प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, ये रहा इसका प्राइमरी एंडोस्पर्म.
न्यूक्लियाई 10. ओके, अब क्या होता है, डिवाइड होगा, तो यहां पे भी क्या हो रहा है, इसी की तरह 2 सेल्स बन जाएंगे. ओके, यहां पे भी 2 सेल्स बने थे ना, ठीक है, तो 2 सेल्स यहां पे बन गए. दिस आर 2 सेल्स, ईच वन ऑफ देम इज अ सेल. दिस इज अ सेल. ओके, दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल. अब 2 सेल हो जाने के बाद जो फर्दर डिवीजन अब होगा, तो उसमें क्या होगा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड करेगा. मतलब ये 2 सेल बन जाने के बाद अब जो होगा, तो वहां पे सिर्फ न्यूक्लियाई डिवीजन होने वाला है, न्यूक्लियस ही डिवाइड करेगा. ठीक है, मतलब आप बोल सकते हो ये दोनों का इंटरमीडिएट हुआ, इसमें दोनों चीजें हो रही है, ये वाली चीज भी हो रही है, ये वाली चीज भी हो रही है. ठीक है, तो यहां पे पहली बार तो 2 सेल बन जाएंगे, बट उसके बाद सिर्फ ओनली न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस, ओनली न्यूक्लियर डिवीजन टेक्स प्लेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ 2 सेल्स. खाली न्यूक्लियर डिवीजन होगा. ओके, जब 2 सेल्स बन जाएगा उसके बाद. तो इस टाइप से अगर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, सो दैट इज टर्म्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म. दैट इज टर्म्ड एज हेलोबियल एंडोस्पर्म. इज इट क्लियर? सो 3 टाइप के एंडोस्पर्म देख लिया आपने, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देख लिया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म देख लिया, एंड द हेलोबियल. हेलोबियल एंडोस्पर्म इज द इंटरमीडिएट ऑफ द न्यूक्लियर एंडोस्पर्म एज वेल एज द सेल्यूलर एंडोस्पर्म. ठीक है, क्लियर है? सो पॉज द वीडियो, कॉपी डाउन द डिटेल्स. अब यहां पे मैं एक टर्म आपको बताता हूं. काफी इंटरेस्टिंग टर्म है, दैट इज दी जेनिया. क्या बोलते हैं? जेनिया. सो वी हैव अ टर्म दैट इज जेनिया. आई होप यू आर मेकिंग द नोट्स, जो भी मैं बातें कर रहा हूं उसके बारे में. ठीक है, सो जेनिया की बात करते हैं. व्हाट इज जेनिया? सो जेनिया is the phenomena or the impact of the pollen grain on the female gametes or the female plant. ठीक है, the impact of the pollen grain or the male genetic material on the female genetic material, that is termed as xenia. तो अपन लिखते हैं impact of pollen grain or the male genetic material on female genetic material. Okay, that is termed as xenia. Obviously the pollen grain that contains a male gamete, it is going to impact the fruits कि fruits के पास क्या characteristics आने वाली है, that is going to be decided by the pollen grain. So that phenomena, the impact of the male genetic material on the female genetic material or on the female plant is termed as xenia. ठीक है, so I'll keep this much for the lecture. In the next lecture we'll talk about the further details regarding the chapter. ठीक है, so copy down the details and keep it in the book. Clear है? चलो.